स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। इससे पहले कि आज का पॉडकास्ट शुरू करें, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा एक ऐसा हॉस्पिटल, या यूँ कहें कि एक ऐसा शख्स जिसका उस हॉस्पिटल से कोई लेना देना था ही नहीं, लेकिन कई बार वो कहावत होती है ना कि चाहे पैर कुल्हाड़ी पर मारो या फिर कुल्हाड़ी पैर पर मारो, नतीजा तो एक जैसा ही होता है। लेकिन इस शख्स ने ना तो पैर कुल्हाड़ी पर मारा, ना ही कुल्हाड़ी पैर पर मारी, लेकिन फिर भी नतीजा वही रहा जो ये सब करने से होता है। अब कहानी है, किस्सा है नरेश का। और ये बात तब की है जब कोविड अपने चरम पर था। सारे देश विदेश, सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। खास तौर पर जब कोविड की सेकंड वेव आई 2021 में, तब तो आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन की जो कमी थी उसने तो खास तौर पर भारत को एक बार झंझोड़ कर रख दिया। अब मुंबई जैसा शहर भी उससे अछूता नहीं बचा, और खास तौर पर मुंबई जैसे शहर में तो ये सब कुछ ज्यादा था। अब नरेश एक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। धीरे धीरे कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। अब संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि जो दूसरे पेशेंट्स थे उनके लिए कोई जगह थी ही नहीं। ना ही सिर्फ कोविड पेशेंट्स मर रहे थे, बल्कि अब जो नॉर्मल पेशेंट्स थे, सुविधाओं के अभाव में, इलाज ना होने की वजह से वो भी मरना शुरू हो चुके। सारी की सारी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर चिंतित थी। लेकिन फिर एक सुझाव आता है कि उनके हॉस्पिटल से कुछ 3 किलोमीटर दूर एक और हॉस्पिटल है, या यूं कहें कि वो हॉस्पिटल था। जब ये हॉस्पिटल बनना था, यानी कि जिस अभी प्रेजेंट हॉस्पिटल में बनना था, इससे पहले जो भी था हॉस्पिटल, वहीं पर सारा काम चल रहा था। और इससे वो हॉस्पिटल काफ़ी छोटा था, इसलिए वो पुराना भी हो चुका था, तो उसकी वजह से फिर वो शिफ्ट करना था। तो अब वो हॉस्पिटल किसी भी यूज़ में नहीं लाया जा रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो वो अब हॉस्पिटल के नाम पर सिर्फ खंडर था। अब सुझाव सबको काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसा करते हैं कि जो क्रिटिकल केसेस हैं, हम जल्दी से वहाँ पर अपने सारे आईसीयू वगैरह बनाकर जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको वहाँ पर भेजना शुरू करते हैं, ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। अब नरेश जो हैं ये सपोर्टिंग स्टाफ का काम करते थे वहाँ पर हॉस्पिटल में। अब इन्होंने कुछ स्टाफ की ड्यूटी लगा दी कि आप सब जो हैं आप इसको ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि जो भी साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ करा दिया जाएगा, और कुछ ही दिनों में जो भी है हॉस्पिटल का काम भी हम शुरू कर देंगे। अब ये सब हो चुका था कि भाई ठीक है, ये थोड़े से छोटे हॉस्पिटल में शिफ्ट होंगे। और इनको थोड़ी सी खुशी भी थी, खुशी इस बात की कि भाई बहुत ज़्यादा सरदर्दी है यहाँ पर, तो सब जगह लाशें ही लाशें नज़र आ रही हैं। तो वहाँ पर एटलीस्ट कोविड पेशेंट नहीं होंगे, हम दूसरे पेशेंट्स की देखभाल करेंगे। अब 2-4 दिन बीतते हैं, और 3-4 दिन बाद इनकी जो ड्यूटी थी वो रात की ड्यूटी थी, और इनको कुछ शाम के आसपास फ़ोन आता है कि आप जो आज हैं आप उस हॉस्पिटल में जाएंगे जो हमने दोबारा से उसको रेनोवेट किया। अब जब रात शुरू होती है तो जो नरेश हैं ये हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हॉस्पिटल में जब जाके देखते हैं तो वहाँ पर इनको कोई नज़र नहीं आता। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पर स्टाफ होगा, पेशेंट्स होंगे, इनके जान पहचान वाले सारे कोलीग्स हो गए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड तक भी नहीं था वहाँ पे। इनको बड़ा अजीब सा महसूस होता है, और ये अपने सुपरवाइज़र को फ़ोन करते हैं कि सर मैं तो हॉस्पिटल आ गया हूँ, लेकिन वो स्टाफ तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। तो सुपरवाइज़र कहते हैं अरे सच यार, मुझे भूल गया, अभी काम में इतना बिजी हूँ। आज क्या तारीख है बोला? तो ये कहते हैं कि आज तो 21 तारीख है। अरे भाई, मैंने बुधवार का दिन देखा लेकिन तारीख देखी नहीं, ये तो अगले हफ्ते होगा। तो नरेश कहते हैं फिर मैं क्या करूं, मैं आ जाऊं, मतलब अगले अगले तो फिर नरेश कहते हैं कि फिर मैं आ जाता हूँ हॉस्पिटल। कहते हैं नहीं, एक काम करो, यहाँ पर ना एक तो नए डॉक्टर्स हैं, उनको भी हमने गलती से कह दिया, वो आते ही होंगे, हो सकता आ भी गए होंगे। तो नरेश कहते हैं कि मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई गाड़ी बाइक तो खड़ी नहीं है। तो ये कहते हैं कि भैया मैं उसको फ़ोन करूँगा, तो आप समझ सकते हो ना उस चीज़ को। तो ऐसा काम कर, तू इसी हॉस्पिटल में रुक, और अगर ज़रूरत होगी फ़ोन करके तुझे बुला लेंगे, और यहाँ पर जो डॉक्टर आएंगे उनको बता देना कि भाई ऐसे ऐसे गलती लग गई, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक से करेंगे। तो तब तक तू देख लेना, कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट देख, अगर तुझे लग रहा है कि ये चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। वो टाइम निकाल रहा था कि अब उसमें गलती होगी थी, तो थोड़ा बहुत जो बंदा पहुँच चुका है वो फिर यहाँ पर आएगा, तो उससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा उसको वहीं पर काम करा लिया जाए।
ये सारा उसको समझा देते हैं। नरेश कहता है चलो ठीक है, और वो भी जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि पिछले कई दिनों से बिना छुट्टी के ये सब काम पे लगे हुए थे और इतना एग्जॉस्ट हो चुके थे। ऐसा नहीं था कि इनका छुट्टी करने का दिल कर रहा था, लेकिन हालात देखकर ये भी मजबूर थे। तो इनको थोड़ा सा हुआ कि चलो काम का काम हो जाएगा और थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाएगी, हो सकता है परमात्मा ने मुझे आज रेस्ट देने का मन बना लिया हो। ये तो इनको बाद में पता लगेगा कि किस चीज़ का मूड था। अब ये बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि कोई आए और स्टाफ का बंदा कोई आए तो मैं अब उसको कह दूं, फिर वो वहाँ से चला जाएगा, एक बार फ़ोन करके पूछ लूँगा। तब तक ये ना हॉस्पिटल को देखने लग पड़े थे। अब जैसा कि उनको बताया गया था कि हॉस्पिटल की साफ़ सफाई तो कर दी गई है, लेकिन ये देख रहे थे कि साफ़ सफाई उस हिसाब से हुई नहीं है, या फिर ये इतनी देर से बंद पड़ा उसकी वजह से दीवारों की हालात ख़राब थी, और जो पेंट से कुछ जैसे कमरों के आगे नाम या फिर कोई वार्ड के नंबर या नाम लिखे होंगे वो भी सही तरीके से नज़र नहीं आ रहे थे। ये डायरी पर चीज़ नोट करते जा रहे थे कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है। अचानक से इनका ध्यान एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर बाकी सभी जगह पर ये जब ये जाके एमसी करते हैं तो लाइट जल रही होती है। एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर जो लाइट है वो थोड़ी सी फ्लिकर कर रही होती है। इनको होता है कि मैं जाके देखता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है उसमें होल्डर में तो मैं उसको उतार ही देता हूँ ताकि बल्ब खराब ना हो जाए। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है, अरे भाई सुनो। ये देखते हैं एक आदमी खड़ा हुआ था और जिसने डॉक्टर की जो होता है ब्लेजर होता है वो डाला हुआ था। तो ये पहचान गया कि भाई ये डॉक्टर ही होगा जो जिसने यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो उसको कहते हैं हाँ जी सर मैं आया। जल्दी से भागते हुए उसके पास जाते हैं और कहते हैं हाँ जी सर। तो वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि अरे भाई कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा, मुझे तो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। तो वो कहते हैं हाँ सर एक्चुअली मुझे भी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर किया गया था, लेकिन कुछ ना अभी प्रोसीडिंग्स बाकी हैं सारी हॉस्पिटल की, तो स्टाफ वगैरह को भी अच्छे तरीके से जैसे उन्होंने पहले अपनी तरफ से झूठ बोल के कि जैसे उन्होंने पहले लिख दिए कि हाँ ये लोग जाएंगे, लेकिन बाद में जब ध्यान से देखा गया तो फिर कोई बहुत दूर रह रहा था इस हॉस्पिटल से, तो उसके लिए मुश्किल हो पाना था। तो मुझे फ़ोन आ गया था सर का कि जो भी डॉक्टर साहब आएंगे उनको बता देना कि हम बेसिकली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, अगले वीक से, और आपको मैं बता दूं। तो मैं बस यही वेट कर रहा था कि आप आएंगे तो मैं आपको बता दूं। वो कहता है चल ठीक है भाई। तो नरेश थोड़ा सा इशारा करते हैं कि आप सर जा सकते हैं। तो वो डॉक्टर कहता है अरे यार घर जाके भी क्या करना है, पहले ही इतने दिनों की स्ट्रेस है। मुश्किल से मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि भाई एक ऐसे हॉस्पिटल में जाऊंगा जहाँ पर कोविड पेशेंट्स नहीं होंगे, नॉर्मल पेशेंट्स होंगे और उनकी मैं सेवा करूंगा। लेकिन चलो लगता है कि आज कुछ फ्री हूँ मैं। पीता है क्या, नरेश से पूछा इसने। तो नरेश वैसे ड्रिंक तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा डर के कि भाई सीनियर है, डॉक्टर है, हो सकता है मेरी वो कर रहा हो, टेस्ट ले रहा हो, बाद में मुझे फंसा देगा। नहीं मैं नहीं पीता। अरे बता ना, पीता है ना। अरे ला कर बोतल है गाड़ी में, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, बाद में चले जाएंगे, घर जाके क्या करेगा। नरेश कहता नहीं सर मैं कभी कभी पीता हूँ, रोज नहीं पीता। कहते आज पी ले। तो नरेश को जब 3-4 बार उसने बात की तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगा और कहता ठीक है सर कोई बात नहीं। अब वो गाड़ी में जाता है, बोतल ले आता है, साथ में थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह भी होते हैं, भुजिया वगैरह, शुरू हो जाते हैं। अब नरेश कहते हैं कि भाई मैं तो पीता हूँ लेकिन बड़ा लिमिटेड, क्योंकि हमें हमारी वो पोस्ट उतनी ऊंची नहीं है, हमें अलर्ट रहना पड़ता है, हमें एक तरह की हर टाइम हमें सफाई देनी पड़ती है अपने काम की। तो उस चीज़ का मैं यूज टू था। लेकिन भाई मैंने वो डॉक्टर को देखा और डॉक्टर तो भाई वो तो एक नंबर का शराबी भी उसके सामने शर्मा जाए, मतलब कि बस उसने बोतल समझो खाली कर दी। अब वो जो डॉक्टर है वो अब बिल्कुल पी कर टूना है। मैं और फंस गया कि भाई इसको मैंने वापस भेजना था, मेरी गलती है, अगर मैं उसको कंपनी ना देता तो शायद ये चला जाता कहीं और पीता। अब यहाँ पर पी कर गिर गया। अब मुझे फ़ोन आ जाता है सुपरवाइज़र का कि हाँ नरेश कहाँ पे हो। तो वो कहते हैं कि मैं सर यहीं पे हूँ। तो डॉक्टर आया कोई? तो कहते हैं हाँ सर आया डॉक्टर, मैंने उनको कह दिया। तो क्या नाम था उसका? अब नाम तो पूछा नहीं था और ना ही उनके कोई नाम मेंशन था। कहता सर वो नाम तो मैंने पूछा नहीं। अच्छा चल गया ना, चलो। कहता नहीं सर गए नहीं यहीं पे। तो फिर नाम पूछ ले। अब ये कहते हैं कि सर नाम बताने की हालत में मैं वो लग नहीं रहा मुझे। कहता क्या मतलब? कहता सर वो यहाँ पर बैठ के ड्रिंक करने लग पड़े। अरे यार बेबड़ा, अरे मुझे पता है यार, अरे ये समीर है, समीर होगा, पक्की बात है समीर होगा। कहता सर पता नहीं मुझे। अच्छा तो क्या ये अभी है बात करने की हालत में हो? कहता नहीं सर बस समझो सो रहे हैं।
अरे ये तो मुसीबत होगी। मुझे तो लगा था कि चल तू थोड़ा बहुत देख लेगा, अब यहाँ पे आ जाएगा तो अब हालत है इसकी। कहता नहीं सर, इसकी हालत तो उठने लायक नहीं है, चल के गाड़ी कैसे चलाएगा। तो कहता चल ठीक है, तू इसको संभाल, और जब सुबह होगी तो उसको भी भेज देना और कह देना अगले हफ्ते आ जाना, मुझसे बात कर ले साथ में। और तू ऐसा करना, तू कल सुबह थोड़ी सी रेस्ट करना, और तेरी थोड़ी सी फिर कल ड्यूटी ज़्यादा होगी, दिन के समय भी रात के समय भी 3-4 घंटे रेस्ट करना, यहाँ पर भी करनी कर ली। और कुछ देख लिया तूने सब कुछ? तो कहता हाँ सर, मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं। अभी आपको क्या बोलूँ कि कुछ कमी नहीं, भारी कमी है। ना ही कुछ अच्छे से यहाँ पर मतलब स्मेल भी आ रही है सलाब की, और काफ़ी चीज़ें हैं। अभी अच्छा ही किया आपने शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि अभी तो टाइम लगना चाहिए, और एक हफ्ता तो लग जाएगा। ये कहता चलो ठीक है, मैं कल जो वेंडर है उसको भेजूंगा, वो सारा अपने हिसाब से देख लेगा, और जो तूने चीज़ें लिखी हैं वो उनको बता देना, और उसके बाद से जो भी हम ठीक कर लेंगे। तो ध्यान रखना भाई इसका, और अपना भी ध्यान रखना। तो ये कहते हैं हाँ सर, अपना भी ध्यान रखूंगा, यहाँ पर मेरे और इनके सिवा है कौन। अरे मैं कह रहा हूँ ना, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर बैठे रहो, और कोई ज़्यादा चीज़ों की तरफ इधर उधर देखना नहीं है। तो ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, कह दिया साहब ने तो ठीक है। अब ना ये जो सीन था, मतलब ये कॉरिडोर में बैठे हुए थे, और वो कॉरिडोर टी पॉइंट था, और कॉरिडोर के आगे जाके जो कमरा, स्पेशल कमरा जिसकी मैं बात कर रहा था, वो बना हुआ था। और अब सारा जो कॉरिडोर है उसकी लाइटिंग सब आसपास ठीक थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस कमरे की जो लाइट है वो फ्लिक कर रही थी। अब ये उनको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था, अपने यहाँ जैसे ये बैठे हैं इस तरफ से बैठ के, उनको वो लाइट हॉल में फ्लिक होती हुई नज़र आ रही थी। तो इंसान जो है वो कई बार थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है कि यार बार बार एक चीज़ है ना हो रही है। इनको ये चीज़ इरिटेट कर रही थी। इस तरफ समीर साहब, डॉक्टर समीर, वो तो बस पी के टुन थे, उनको तो कोई होश नहीं था। तो ये सोचते हैं कि मैं भाई वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ उसको, स्विच वगैरह बंद करता हूँ, और अगर वो डायरेक्ट है तो फिर बल्ब को उतार देता हूँ, वैसे बल्ब ख़राब होगा। और बाद में ये भी नोट कर लिया था इन्होंने कि इलेक्ट्रिशियन को इसके बारे में दिखाना है। और वो कमरा भी बहुत खास कमरा था, वो था ओटी। और ओटी आप जानते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल का सबसे खास, सबसे इम्पोर्टेंट ओटी, आईसीयू और वेंटिलेटर, ये 3-4 जो होते हैं चीज़ें होती हैं। अब ये उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो ओटी का जो रूम था, मतलब आगे जाके मल्टीपल रूम्स होते हैं, और उसमें जो मेन था वो जो दरवाज़ा होता है, आप में से कहीं ने देखा होगा, उसमें 3-4 फुट तक होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, और ऊपर से शीशा लगा होता है। अभी ना शीशे से देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो जो लाइट फ्लिक करने की स्पीड है वो ज़्यादा होती जा रही है, तेज़ होती जा रही है, तेज़ होती जा रही है, तेज़ होती जा रही है। इनको लगता है कि यार ये क्या सिस्टम है। मतलब जब मैंने हॉल के बिल्कुल मोड़ पर आया, चलना शुरू किया, और वहाँ से आगे आगे जैसे जैसे तेज़ बढ़ता जा रहा हूँ, वो लाइट ज़्यादा फ्लिक होना शुरू हो गई है। अब ये शीशे में इधर उधर देखते हैं, इनको थोड़ा सा सिस्टम तो ख़राब ही लगता है कि बड़ा अजीब से तरीके का माहौल था, मतलब बड़ा मनहूसियत टाइप का माहौल बना हुआ था। अब ना ये सोचते हैं कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और जाता हूँ अंदर, लेकिन पता नहीं जब ये दरवाज़ा खोलने लगते हैं ना, इनके मन में क्या आता है कि यार छोड़ पर, आप बल्ब ही है, ख़राब हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये वापस आ जाते हैं। इनको इस डिसीजन पर कायम रहना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद जो होता है इनके साथ, खैर वो तो अभी डिस्कस करेंगे ही। ये वापस आते हैं और आकर फिर बैठ जाते हैं, हेडफोन लगाते हैं और मोबाइल पर गाने सुनने शुरू कर देते हैं। लेकिन रह रह के फिर से इनका जो ध्यान है उसी फ्लिकिंग लाइट पर जा रहा था। उसकी जो रोशनी आ रही थी धीरे धीरे फ्लिक कर रही थी, और इनको बड़ा फिर से इरिटेशन हो रही थी, महसूस हो रही थी। ये हेडफोन उतारते हैं, सोचते हैं यार मैं इसका करके आता हूँ काम अच्छे से, बाद में मैं भी थोड़ी देर बाद सो जाऊँगा, नहीं तो फिर मेरा दिमाग लगा रहेगा एक जगह पे। अब ये जाते हैं, और जैसे ही वो उस मोड़ की तरफ पहुँच कर राइट की तरफ मुड़ना शुरू करते हैं, तो फिर से वो लाइट तेज तेज फ्लिक होनी शुरू हो जाती है। अब ये फिर धीरे धीरे इसी संशय में चलते जा रहे थे कि पता नहीं यार ये सिस्टम क्या है, क्यों हो रहा है। लेकिन इस चीज़ का जवाब उनको बड़ी जल्दी मिलने वाला था। जैसा मैंने कहा कि शीशा था, शीशे में सामने बिल्कुल नज़र आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं था। ये दरवाज़ा खोलते हैं और थोड़ा सा पल्ला आगे करते हैं दरवाजे का। अब जो ये देखते हैं
इसके बाद तो एक बार से इनके हाथ से दरवाज़ा छूट जाता है और हाथ कंपकपाने लग पड़ते हैं। जैसे ही ये दरवाज़ा खोलते हैं, अब आप सीन देखिए कि वो हाफ था, यानी कि आधा जो सीन था इनको शीशे में नजर आ रहा था और आधा बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था दरवाज़ा खोलने की वजह से। ये देखते हैं कि सामने कोई खड़ी हुई है, क्योंकि वेशभूषा से ऐसा लग रहा था कि जैसे नर्स के कपड़े होते हैं, और उसकी ऊंचाई, हाइट बहुत ऊंची थी। मतलब आमतौर पे लड़कियों की हाइट 5 फीट से 5 फीट 5-6 मैक्सिमम, मतलब कोई बहुत रेयर टू रेयर होगा कि 6 फीट की कोई लड़की आपको नजर आएगी, लेकिन उसकी हाइट बकौल इनके 6 फीट से ज़्यादा की लग रही थी। लेकिन इनके मुताबिक तो इनकी ड्यूटी थी आज, डॉक्टर को भी गलती से बता दिया, इनको भी गलती से बता दिया, और तीसरा कोई शख्स था ही नहीं, खास तौर पर नर्स। ये सीन देख रहे हैं कि हाफ इनको जो सीन है वो नर्स का नजर आ रहा है, और जब ये शीशे में देखते हैं तो कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? शीशा तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये दरवाजा जल्दी से बंद करते हैं। अपने ये अब दिमाग को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या, ये जो मैं देख रहा हूँ ये कोई नर्स है, लेकिन उसके जो कपड़े हैं कुछ जैसे चीरे होते हैं ना, फटे होते हैं, वैसे फटे हुए कपड़े हैं। स्कर्ट टाइप उसने डाली हुई है और बहुत ऊंची है। बाल उसके बिखरे हैं, यहाँ तक उसके कमर तक पहुंचे हैं बाहर। अब ये डर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ तो क्लियर करना चाहते थे कि शीशे में मुझे कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा, और इस तरफ कोई दिखाई दे रहा है। ये दरवाजे को खोल देते हैं। अब बिल्कुल इनको सामने एक नर्स नुमा एक एंटिटी नजर आ रही थी, जो इनकी तरफ पीठ खड़ी किए हुए थी। ये बड़े धीरे धीरे कांपते हुए स्वर से कहते, मैडम आपकी भी ड्यूटी यहाँ पे लगी है। अब जब ये बात करते हैं तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। एक चीज ये नोट करते हैं कि लाइट अब बहुत ज्यादा फ्लिक कर रही थी, बहुत तेजी से फ्लिक कर रही थी। ये दोबारा से बोलते हैं, मैडम आप यहाँ पे आपकी ड्यूटी भी लगाई है किसी ने? अब वो जो भी थी इनकी तरफ घूमना शुरू करती है, और एक जोरदार चीख, इतनी ऊंची चीख कि शायद उस चीख के असर से ही ये पीछे की ओर गिरते हैं। लेकिन अभी वर्स्ट देखना बाकी था। जितनी भयानक उसकी चीख थी, उससे ज्यादा कई गुना भयानक उसका चेहरा था। उसके चेहरे पर ऐसा लगता था कि यहां से लेकर यहां तक चाकू गुदा हुआ है, माथे पर चाकू गुदा हुआ है, ना जाने क्या। लेकिन जैसे ही उसने चीख मारी और उसका चेहरा नजर आया, उसकी आंखें तो थी ही नहीं। अब ये तो बस सन के सन हो गए। इनकी शरीर की जान बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। शरीर इनका कांपे जा रहा था, और किसी भी हालत में वो अब हिलने की सिचुएशन में नहीं था। अब इनसे उस चुड़ैल की दूरी थी, मतलब किसी को चलने में लगे तो कुछ कदम चलने पड़ेंगे, लेकिन वो बिना चले बिल्कुल पास आती है पैरों में, और उनको पकड़ती है और सीधा उछालती है। ये सोचते हैं कि मैंने भूतों प्रेतों पर ऐसा विश्वास नहीं किया, क्योंकि हमारा तो हॉस्पिटल का काम है। हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन काम तो डॉक्टर वाला ही करते हैं। हमें कभी भी आज तक ऐसा अपने हॉस्पिटल में महसूस नहीं हुआ। और जैसे ही ये इनके साथ होता है, ये तो अपना शरीर छोड़ चुके थे एक तरह से, कि बस जो अब सामने चीज है उसके आगे मैं क्या लड़ पाऊंगा। और वहां पर एक स्ट्रेचर पड़ा हुआ था, ये वहां पर गिरते हैं। वो नर्स बिल्कुल इसके पास आ जाती है। अब ये जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए थे, और वो इनकी तरफ देख के कहती है, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं इंतजार कर रही थी कब मैं अपना बदला लूंगी, आखिर तू आ ही गया। अब मैं तेरा भी वही हाल करूंगी जो तुम सबने मेरा किया था। अब जब ये सुनते हैं तो बस सुन ही सकते थे, ना कुछ ये करने की हालत में थे, ना कुछ ये कहने की हालत में थे, कि भाई मैं तो आज पहली दफा यहाँ पर आया हूं और मेरा शायद ये लास्ट टाइम ही होगा। मैं तो आपको जानता तक नहीं, बस ये कि इनके मन में था, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे थे। ये देखते हैं कि वो बिल्कुल साइड पर कुछ करती है। उससे पहले इन्होंने बिल्कुल ध्यान से देखा था, वहां पर कुछ इक्विपमेंट नहीं पड़े थे, कोई टूल नहीं पड़े थे, लेकिन अब वहां पर मेडिकल के टूल पड़े हुए थे। और वहां से वो एक कैंची उठाती है, कैंची उठा के इनकी तरफ ऐसे हाथ पीछे करती है, और जैसे ही इतना करती है, ऊंची ऊंची आवाज आने लग पड़ती है, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अब इस ओटी में कोई नहीं था सिवाय इनके, और एक पियक्कड़ डॉक्टर वहां पर गिरा पड़ा था। लेकिन ये देखते हैं कि
वो डॉक्टर यानी कि डॉक्टर समीर बिल्कुल ओटी पे खड़ा हुआ है और बस हाथ जोड़ के आंखें बंद करके जय बजरंगबली जय बजरंगबली किए जा रहा है। उस नर्स का ध्यान इनकी तरफ जाता है और जैसे ही वो सुनती है वो इनकी तरफ बढ़ना शुरू करती है। अब मेरे में जान आती है क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ यही चांस है, अगर मैं बच गया तो ठीक है, नहीं तो बस। ये जल्दी से निकलते हैं, उठते हैं और जो डॉक्टर समीर खड़ा हुआ था दरवाज़ा पीछे की ओर खोलते हैं। आप जानते होंगे ओटी का जो मेन डोर होता है वो दोनों तरफ खुल जाता है और डॉक्टर साहब को पकड़ते हैं और पीछे पीछे लेके जाते हैं। अब ये भी साथ में जय बजरंगबली कर रहे थे, लेकिन उससे पहले एक समझदारी करते हैं। ये ओटी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लॉक होता है बाहर की तरफ से, मैनुअल लॉक होता है, उसको लगा देते हैं। अब इनको उन शीशों में फिर कोई नजर नहीं आ रहा था। हाँ, चीखें सुन रही थी, घबराने की आवाज सुन रही थी, तड़फने की आवाज सुन रही थी, दर्द की आवाज सुन रही थी। ये जैसे तैसे करके उसी जगह पे आते हैं और इनका ध्यान जाता है। लाइट वैसे ही धीरे धीरे फ्लिकर कर रही थी। डॉक्टर पता नहीं कैसे, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को संभाल कर आया था। ये तकरीबन इनकी जान खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो और गाड़ी की तरफ चलो। ये गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और कहते हैं गाड़ी से निकलना नहीं। चलानी आती है? वो कहते हैं मुझे नहीं आती। नरेश को गाड़ी चलानी नहीं आती। कहते मैं चला नहीं पाऊंगा, हम गाड़ी में रुकेंगे बस। अब वो तो सो गए डॉक्टर साहब, उनकी तो बड़ी मुझे नहीं पता वो कैसे आए थे, लेकिन मेरी एक पल भी आंख नहीं लगी। मेरा सिर्फ ध्यान उस हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, उस हॉस्पिटल की एंट्री की तरफ, उस हॉस्पिटल के गलियारे की तरफ, कि अगर वो आ गई तो मैं क्या करूंगा। मुझे गाड़ी चलाने में नहीं आती और डॉक्टर साहब तो फिर ऑलमोस्ट डेड ही है। अब सुबह होती है। इस दौरान मैं फ़ोन भी नहीं कर सका। मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं फ़ोन करता अपने सुपरवाइज़र को कि जो मेरे साथ हुआ, किसी को बुलाओ, किसी को भेजो। बस मैं टकटकी लगा के उसी दिशा पर देखता रहा कि कहीं वो बाहर ना आ जाए। अब सुबह होती है, डॉक्टर साहब उठते हैं, पानी निकालते हैं, पानी अपने आँखों पर मारते हैं और कहते चला अंदर चलें। कहते हैं सर कल जो हुआ, तो कहते हैं अब दिन का टाइम है, कुछ नहीं होता। वो जाते हैं, पानी वगैरह जो भी होता है अच्छे से फ्रेश होते हैं और अब बात होती है दोनों में कि डॉक्टर साहब आपको कैसे पता लगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई मैं तो था नशे में और मुझे आवाज़ आई है बहुत ज़्यादा चीख की। जैसे ही वो चीख की आवाज़ आती है मैं जाता हूँ और जब मैं देखता हूँ सामने तू लेटा पड़ा स्ट्रेचर पर और एक पता नहीं कौन मैडम थी। तेरी दुश्मनी है कोई उससे क्या? कहता भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं सर, वो तो चुड़ैल थी। कहता मुझे भी लगा था, इसलिए मैंने जय बजरंगबली बोलना शुरू कर दिया। और उसके बाद तू मुझे लेकर आया था, गाड़ी में किसने बिठाया? कहते सर आप खुद ही कहा था गाड़ी में बैठते। अच्छा चलो, जितना याद था, जो भी याद था, जैसा भी याद था, डॉक्टर साहब को होश मौके पर आ गई। अब जैसे मर्जी हुआ, डॉक्टर साहब फिर भगवान का रूप बनकर इनके पास आ गए और कहते हैं ना डॉक्टर भगवान के बाद डॉक्टर ही होते हैं, तो कम से कम नरेश के लिए भी वो उस समय भगवान के बाद डॉक्टर ही हो गए कि उनकी जान बच गई। अब ये सारा किस्सा होता है, डॉक्टर ने खुद देखा था। अब ये जाते हैं अपने सुपरवाइजर के पास और डॉक्टर अपने सीनियर्स के पास, और ये अपना अपना वर्जन बता देते हैं कि भाई ये कुछ ऐसी चीज़ हमें नज़र आई है, हमारे हिसाब से मामला ठीक नहीं है। अब सुपरवाइजर तो विश्वास कर लेता और कहते हैं कि ठीक है भाई मैं बात करता हूँ। तब तक डॉक्टर साहब ने बात कर ली थी। अब फिर उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि हॉस्पिटल तो यूज़ में लाया जाएगा क्योंकि मजबूरी है, और वहाँ पर अब दो जाने तो होंगे नहीं, पूरे का पूरा स्टाफ होगा, पेशेंट्स होंगे, लेकिन वो ओटी को बंद का बंद ही रखा जाएगा। अब क्या उस ओटी की कोई कहानी थी, उस ओटी का कोई इतिहास था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था? एक ऐसा खौफनाक, एक ऐसा मनहूस इतिहास था। कहते हैं कि ये हॉस्पिटल काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है और जहाँ पर ये अभी काम कर रहे हैं ये भी उसका जैसे कहते हैं एक्सटेंडेड वर्जन था, अपग्रेड किया गया था। और जब हॉस्पिटल अपने आखिरी दिनों में था, यानी कि दूसरी बिल्डिंग, मेन हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी थी और इस हॉस्पिटल को धीरे धीरे वेकेट करना शुरू कर दिया गया था, और अभी भी यहाँ पे जो मतलब ओटी वगैरह में चल रहे हैं। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि किसी डॉक्टर की ओटी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान किसी नर्स के साथ कुछ बहस हो गई,
सुनने में आया था कि शायद वो लिव इन में रह रहे थे, और इस बात का कईयों को पता होगा, नहीं भी होगा, लेकिन कोई उनकी बड़े दिन से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, और वो प्रॉब्लम ऐसी हुई कि ओटी के दौरान ही आपस में बहस पड़े, और इतना डॉक्टर साहब को गुस्सा आया कि उनके हाथ में तब कैंची थी, सीजर थी, उन्होंने सीधा उसके मुंह पर गोदनी शुरू कर दी, उसके शरीर पर गोदनी शुरू कर दी। वो तो बेचारी वहीं पर डेड हो गई और वो डॉक्टर साहब भाग गए। अब जैसा मैंने कहा कि हॉस्पिटल अपने लास्ट डेज में था, उसके बाद जो ओटी था वो तो क्राइम सीन बन चुका था। कुछ दिन वो सील रहा, यानी कि जितने दिन तक वो हॉस्पिटल चलता रहा वो ओटी सील रहा। उसके बाद फिर जो हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया, और ये हॉस्पिटल इनकी कुछ एक्सटेंशन थी कि इसको किसी पर्पस के तौर पर यूज़ किया जाएगा, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर रात को कोई टिक नहीं पाता था और रात को आवाज़ें आती थी, क्योंकि तब उसके बाद जब क्राइम सीन का सारा हुआ, पकड़ा गया डॉक्टर, सजा वगैरह हुई, तो फिर ये खुल गया था। कहा जाता है कि कुछ लोगों को उसका प्रेत दिखता था। हाँ, वो ओटी से बाहर नहीं आ पाता था, लेकिन कई लोगों ने महसूस किया। धीरे धीरे करके यहाँ पर काम करने वालों की जो बिल्कुल एक्सटेंशन, अब ये एक्सटेंशन बन चुका था, हल्के फुल्की कोई चीज़ें चलती रहती थी, तो ये बंद कर दिया गया। धीरे धीरे ये खंडर में तब्दील हो गया, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल था, उसने ज़्यादा चलना था, मालिकों का ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा होना था। उसके बाद अब तब से लेकर अब तक, यानी कोविड तक, इस हॉस्पिटल को बस ऐसे ही एज ए अबेंडन बिल्डिंग रखा गया था। अब इसकी ज़रूरत पड़ी, लेकिन आज भी वो बेचारी आत्मा, वो प्रेत, वो नर्स की प्रेत नहीं, आज भी वहाँ पर भटक रही है। और ना जाने कैसे बेचारे नरेश उसकी गिरफ्त में आते आते बचे। ये कमाल था परमात्मा का, डॉक्टर साहब के रूप में आए और उसको बचा लिया। फिर ये कहते हैं कि मुझे ऑफर दी गई कि अगर आप चाहो तो ना भी काम कर सकते हो, लेकिन मुझे समीर ने समझाया, यानी डॉक्टर समीर ने समझाया कि देख भाई, अब हो गया ठीक है, लेकिन तेरा जो काम है वो सेवा करना है। अगर तुझे किसी ड्यूटी को दिया गया तो मैं भी तो हूं ना साथ में, कोई बात नहीं। फिर ये कहते हैं कि ये करते रहे वहां पर काम, कुछ देर वहां पे काम किया, डॉक्टर समीर ने भी काम किया। हाँ, उस ओटी की तरफ तो जाने की इनकी हिम्मत थी नहीं, ना ही सिर्फ इनकी, बल्कि और कोई भी उस गलियारे में, सिर्फ वो आखिर में ओटी था, उस गलियारे को ही बिल्कुल सील ही एक तरह कहता है कि इससे आगे कोई नहीं जाएगा। उसकी जो लाइट थी वो मेन उसके साथ है, एमसी के साथ है, यानी कि जब एमसी चलेगा तो वो लाइट भी चलेगी, और वो लाइट फ्लिक ही करती रहती है, ना खराब होती है ना कुछ होता है। जब वो लाइट लगा के गए होंगे, मतलब इलेक्ट्रिशियन दिन के समय में लगाया होगा, पता नहीं उनको कुछ महसूस हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ समय बाद इनका दोबारा से इस हॉस्पिटल में आना हो गया, और डॉक्टर समीर भी तब एक तरह के किसी और जगह से आए थे, तो यहाँ पर परमानेंट हो गए, और आज 4-5 साल इस बात को हो चले हैं। वो हॉस्पिटल की रात इनको नहीं भूलते। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ के साथ ही अगर आपके पास भी कोई ऐसे किस्सा है तो आप चाहें तो जो ये आपको फ्लैश हो रहा है नंबर, व्हाट्सएप नंबर, साथ के साथ ही ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी, आप इस पर अपना किस्सा भेज सकते हैं, रिटन फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में, या अगर कोई लंबा किस्सा है तो आप बात भी कर सकते हैं मुझसे। बात करके भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। साथ के साथ ही मेंबरशिप प्रोग्राम है, वो भी आप जरूर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हटके किस्से मिलेंगे, कुछ अजीब, कुछ और खौफनाक एक्सक्लूसिव किस्से वहाँ पर आपको मिलेंगे, मात्र 29 रुपये पर मंथ में, जो कि 1 रुपया पर डे से भी कम है। बढ़ते हैं अब अगले किस्से की ओर। निशांत अब बाकी बच्चों की तरह ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है, और बाकी बच्चों की तरह उसका भी एक डर होता है कि भाई रैगिंग होगी सीनियर से। लेकिन उसकी किस्मत कुछ अच्छी थी। पहले दिन जब उसकी रैगिंग होती है तो जो सीनियर होते हैं उनके साथ कुछ अच्छी बन जाती है। बेसिकली उसी रात जिस दिन ये रैगिंग हो रही थी, दिन में उसने कोई सीनियर का काम कराया था, उसको पता भी नहीं था ये इसका सीनियर है, और उसी का फल उसको रात को मिल गया, उसकी रैगिंग होने से बच गई। यहाँ कह सकते हैं कि भाई हल्की फुल्की बाकियों को दिखाने के लिए की होगी, बस उतना ही। अब निशांत का अपने हॉस्टल से ज़्यादा दूसरे हॉस्टल में टाइम गुजरता था, जो सीनियर्स का हॉस्टल था। कभी कभार वो जो ये सिक्योरिटी वाले होते हैं उनको थोड़े बहुत पैसे देकर उनके पास चले जाता था, और धीरे धीरे थोड़ी सी उसकी आदतें भी खराब होनी शुरू हुई। सीनियर्स अल्कोहल यूज़ करते थे। अब ऐसे ही एक रात की बात है कि ये अपने सीनियर्स के हॉस्टल में बैठा हुआ था।
ये ड्रिंक कर रहे थे, अचानक से जो इनका फ्लोर था, इसके ऊपरले फ्लोर पर इनको बहुत तेज आवाज आती है। जब ये सुनते हैं तो ये अपने सीनियर्स को पूछते हैं कि ऊपर कौन है, तो कहते हैं कोई नहीं है। तो कहते हैं यार इतनी तेज आवाज आई है तो तुम कह रहे हो कोई नहीं है। तो कहते हैं हाँ हमें मालूम है, आवाज तो आई है लेकिन वहां पर कोई है नहीं। निशांत को ये काफी बात अजीब लगती है। वो कहते हैं कि यार ऊपर कोई होगा तो इसलिए आवाज आ रही है, हवा वगैरह भी नहीं चल रही। खिड़की से झांक के देखता है, अगर हो सकता है दरवाजा खुला हो उसकी वजह से आ रही हो, लेकिन हवा भी नहीं चल रही, इतनी तेज हवा आ रही है जैसे किसी ने दरवाजा पटका। तो वो जो सीनियर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हमें भी शुरू में ऐसा लगता था, लेकिन बड़ी बार हमने जाकर देखा, सिर्फ ये पता नहीं दरवाजा ऐसे ही खुलता बंद हो जाता, हमें नहीं पता, लगता है यहाँ पर कोई भूत है। हमें क्या लेना देना, हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको अपना करने दो। निशांत को ये बात बड़ी अजीब लगती है। तब ये बात आई गई हो जाती है, लेकिन निशांत को अजीब जरूर लगती है कि भाई ये तो इस चीज़ को सीरियसली ले नहीं रहे। हालांकि जितनी देर तक ये ड्रिंक वगैरह करते हैं उतनी देर तक वो आवाज़ आती रहती है। ये बाथरूम करने के लिए बाहर जाते हैं। अब जब ये बाहर जा रहे थे तो इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई इनके पीछे पीछे शायद चल रहा है। ये चलते चलते आवाज़ लगाते हैं, अरे भाई कौन है यार, डराओ मत, पहले बड़ा सुनसान सा एरिया बना हुआ है, ऊपर से तुम डरा रहे हो। अब जैसे ही ये बात करते हैं, इनके बिल्कुल कान के पास से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही ये घूम के इधर उधर देखते हैं तो इनको कोई नज़र नहीं आता। आसपास होता है तो अंधकार और फिराना। ये जल्दी से बाथरूम भी नहीं जाते और जल्दी से कमरे के अंदर जा कहते हैं कोई था तुम में से कोई था जो मुझे छेड़ने के लिए आ रहा था, तंग कर लेके आ रहा था। तो कहते हैं नहीं भैया हम में से तो कोई नहीं था, हम तो अपना कर रहे हैं। तो ये किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साथ में आओ मेरे, और मतलब हेल्प करो यार, मैं अकेला नहीं जा सकता, डर लगता है। खैर अब ये वो रात तो इनकी बीत गई। इसके बाद फिर काफ़ी टाइम इनके सीनियर जो हैं इनको फोर्स करते रहे कि भाई हमारे साथ आके ड्रिंक वगैरह कर, लेकिन ये उसके बाद उस हॉस्टल में गए नहीं। लेकिन कितनी देर बच पाते हैं, क्योंकि अब अगले साल इन्होंने उसी हॉस्टल में शिफ्ट होना था। ये उस हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं और इनके साथ एक लड़का होता है, वो बेसिकली मुस्लिम लड़का होता है। अब निशांत शुरू में तो इनको कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन फिर से एक बार उनको ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे ही वो आवाज़ सुनाई देती है, निशांत उस लड़के को कहते हैं कि भाई जब मैं पिछले साल यहाँ पर आता था ना तो यहाँ पर ऐसी आवाज़ आती थी। तो जो लड़का था रहीम, वो कहता है कि कभी जानने की कोशिश की तुमने कि ये आवाज़ क्यों आती है? तो कहता है भाई मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ। तो कहता पता करना है। तो अब इनके मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई कोई तो मेरा साथ दे रहा है। कहता चल करते हैं पता। अब ये उस और जाना शुरू कर देते हैं जहाँ पर इनको वो आवाज़ आ रही थी। ये देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है और बस आसपास कोई नहीं है। और कुछ देर तक रहीम इधर उधर देखता है और वो कहता है चल यहाँ से चले। तो कहता है क्या हुआ? कहता मैं कह रहा हूँ बस जल्दी से यहाँ से चल, ज़्यादा बात नहीं करनी। अब ये थोड़े से पशुपेश में पड़ जाते हैं कि भाई कुछ बता तो सही, इससे पहले कि इससे अगली बात कर पाते इनके सामने देखते देखते दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से ठक लगता है। शायद ये समझ चुके थे कि रहीम क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब ये जल्दी से नीचे की तरफ भागते हैं। लेकिन उस दिन से या यूं कहें कि उस रात से एक सिलसिला शुरू हो जाता है। सिलसिला शुरू हो जाता है खौफ का। रहीम और निशांत जब भी सुबह उठते तो ये यही डिस्कस करते कि रात के समय में उन्हें सपना आया और उन्हें उस सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ कोई परछाई कुछ ऐसी नजर आ रही है जो बहुत बड़ी है। तो धीरे धीरे वो हमारे कमरे में आ रहे हैं। तकरीबन उनको एक ही सपना आता। अब दिवाली के दिन पास आ रहे थे, यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थी, तो ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। निशांत को लगता है कि घर जाऊंगा, माहौल चेंज होगा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन वहां पर जाकर ये चीजें ज्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि ये रात को अचानक सोते सोते उठ जाते, चीखें मारने लग पड़ते और जब ये आसपास अपने देखते तो माहौल घर का होता। पहले एक दो दिन इनके माता पिता ने भी इस चीज़ को समझा कि शायद स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, नाइटमेयर्स हो सकते हैं, लेकिन बाद में फिर पंडित जी के पास लेकर जाया गया और उन्होंने कहा कि ऊपरी हवा का कुछ होता है और उन्होंने कलावा बांध दिया। थोड़ा सा फर्क तो पड़ा, लेकिन अब इतने दिनों में हॉस्टल में दोबारा जाने का टाइम आ चुका था।
ये हॉस्टल जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब मजबूरी में जाना पड़ रहा। लेकिन शायद इनको इस चीज़ की तसल्ली थी कि रहीम भी होगा भाई, मुझे साथ तो मिलेगा। लेकिन इनकी सारी आशा तब टूट जाती है जब इन्हें पता लगता है कि रहीम अब वापस नहीं आएगा। उसने अपने घर में कह दिया है कि वो यहाँ पर नहीं आएगा। ना ही उसका नंबर लग रहा है, ना ही उसका कुछ, हाँ एड्रेस वगैरह उसको पता था, लेकिन अब वो जा नहीं सकते थे, काफ़ी दूर का शहर था। लेकिन इनकी जान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आने वाली थी। ना ही सिर्फ इन्हें सपने आते, कई बार ये सुबह उठते तो ये अपने आप को उसी दहलीज पर पाते जहां पर उन्होंने रहीम के साथ बहस की थी। अब धीरे धीरे ये सब सिलसिला बढ़ता जा रहा था। इनकी पढ़ाई भी खराब होती जा रही थी, सेहत पर भी असर पड़ता पड़ता जा रहा था। और घर ये बात करते, पंडित जी से बात की जाती तो पंडित जी थोड़े बहुत इन्हें बताते टोटके और उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता, लेकिन फिर उसके बाद यही सिलसिला शुरू हो जाता। अब सर्दियां की छुट्टियां आने वाली थी। ये लेते हैं एक फैसला। फैसला किस चीज का? कि ये इस बार अपने घर नहीं जाएंगे, ये इस बार जाएंगे रहीम के घर। उसके एड्रेस का तो पता था, जैसे तैसे करके उससे बात करेंगे वो ठीक है भी है कि नहीं, वो वापस क्यों नहीं आया, और नंबर वगैरह सब स्विच ऑफ, कोई कॉन्टैक्ट नहीं। ये चल पड़ते हैं रहीम के घर। और रहीम के घर जब पहुंचते हैं और जब रहीम की हालत देखते हैं तो देखकर सन के सन रह जाते हैं। रहीम बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसके माता पिता बेहद परेशान, उसकी आंखें ऊपर हुई थी जैसे वो पुजेस होता है। जैसे ही उसके पास जाते हैं, रहीम इनकी तरफ देखकर बड़ी अजीब सी मुस्कान देकर कहता है कि इसके बाद तेरा नंबर लगेगा, तुम दोनों को अकेले अकेले मारूंगा, अभी इसको फिर तुझे। मुझे पता था तू यहां पर आएगा, देख ले यही हाल तेरा होने वाला है। जैसे ही ये बात सुनते हैं उसके माता पिता रहीम के तो चूची रोना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि बेटा जब से हॉस्टल आया था उसके बाद ये इसका यही हाल है। हमने पता कराया है कि हॉस्टल में किसी जिन का वास है और उसको इसने नाराज कर दिया था। अब निशांत कहते हैं कि नाराज मतलब मैं समझा नहीं, ये तो मेरे साथ ही था और उस दिन बल्कि ये मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा था और मैं तो मना कर रहा था, बल्कि नाराज तो मैंने किया। लेकिन कहते हैं नहीं, ये उसके बाद भी वहां पर क्या, ये पता नहीं कौन सी इसने किताब पढ़ी क्या पढ़ी कि ये जिन को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शुरुआती दौर में ही जिन इस पर हावी हो गया और उसके बाद इसका ये हाल हो गया। अब ये रहीम की हालत देखकर डर चुके थे, क्योंकि इसको साफ तौर पर बता दिया गया था उस जिन के द्वारा कि उसके बाद तेरा हाल ये होगा। खैर अब ये बात करते हैं कि आपने इसका कुछ कराया है, कोई हुआ है। कहते हैं कि हमने कई जगह पर दिखा दिया, हर जगह दिखा दिया, कोई भी मौलवी इसको हाथ नहीं डालता। अब वो सिलसिलेवार बताना शुरू करते हैं कि हमने जब शुरू में दिक्कत हुई तो हमें लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई भी मौलवी जो है वो घर पे आता और उसके बाद वो बिल्कुल दहलीज पर आकर कहता कि नहीं, इस घर में कोई बड़ी बहुत ज्यादा शक्तिशाली जिन्न है, मैं यहाँ पर ये काम कर ही नहीं सकता। अब कहते हैं ऐसे ही जब भी जिन आते, जब भी कोई मौलवी आते हैं, हम एक दो मौलवी को तो हमने बताया तक नहीं कि भाई, हमने सिर्फ कहा कि छोटा मोटा हमने करना है, बस दुआ करनी है, लेकिन जैसे वो दहलीज पर आते तो वो मना कर देते हैं। ऐसे ही कहते एक मौलवी था जो हमने बहुत उनके बारे में सुना था, तो उनके बारे में हमने बात की कि भाई हमने सारा बताया कि ये सब कुछ है। वो कहते हैं कि मैं आऊँगा। कहते जैसे ही वो हमारे घर के दहलीज पर आए, उन्होंने भी आने से मना कर दिया और कहा कि तुम इसको मस्जिद में लेकर आओ, मैं वहां पर इसका इंतजार कर रहा हूँ। कहते हम बड़ी खुशी से इसको लेकर गए कि शुक्र है किसी ने तो हाथ डाला। लेकिन जब हम मस्जिद में पहुंचे, वहां पर मौलवी साहब थे ही नहीं। हमने उनको फोन किया और उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इसको हाथ नहीं डाल सकता। अब रहीम तो अपनी जान गंवा रहा था, वहीं पर निशांत को भी अपनी जान के लाले पड़ चुके थे। निशांत भाई कहता भी मैं घर अपने भागता हूँ, भाई घर वालों से बात करनी पड़नी थी। वो घर जाता है, घर जाके सारी बात बताता है कि ये सब कुछ हुआ था और मैं अपने रहीम का जो दोस्त है उसका तो हाल में देख आया हूँ और ये सब कुछ है। अब इसके घर वाले भी चिंतित हो गए और इसके घर वालों ने फिर अपने हमारे हिंदू पंडितों से, भक्तों से बात करनी शुरू की। और ये भी जिससे बात करते तो जब रहीम के वीडियो कॉल की जाती वो भी मना कर देते हैं कि नहीं, इस पर कोई बहुत बड़ा साया है। फिर एक पंडित थे जिन्होंने कहा कि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन एक मेरे हैं जानने वाले, वो कर सकते हैं।
फिर उनसे संपर्क किया गया जब उन्होंने रहीम को देखा और उसको देखकर हंसने लग पड़े। कहते अरे ये तो मुझे इसके पास जाना पड़ेगा बस। तो हम कहा कि ठीक है भाई, जहाँ पर भी जाना है चलते हैं लेके, क्योंकि इसके बाद तो मेरा नंबर ही लगेगा। तो फिर ये इसके पास, मेरा परिवार और मैं रहीम के पास जाते हैं, और जैसे ही वो दहलीज के पास पहुंचते हैं और वो दहलीज को क्रॉस करते हैं, रहीम के माता पिता की जान में जान आती है, क्योंकि वो पहला शख्स था इतने समय में जिसने इनके घर की दहलीज को पार किया। कोई आलिम या जो भी, वो जाते हैं, जाके बैठते हैं, कुछ समय ध्यान लगाते हैं, आंख बंद करते हैं, और जब आंख खोलते हैं इनकी आंखें बहुत लाल थी और बड़े गुस्से में कहते हैं अब छोड़ेगा कि नहीं। जैसे ही वो ये बात कहते हैं, जो रहीम इनके बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, जिसकी आंखें चढ़ी हुई थी, बिल्कुल सफेद थी, एकदम से वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब जैसे ही ये सब कुछ होता है तो ये कहते हैं कि बस अब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। इनके माता पिता रहीम के बड़े हैरान परेशान कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब हमने तो किसी मौलवी को नहीं छोड़ा, बड़े से बड़े मौलवी को दिखाया, फिर हिंदू पंडितों को भी दिखाया, भक्तों को भी दिखाया, कोई भी हाथ डालने को तैयार नहीं था, और आपका ये चुटकी का काम है। तो फिर वो भगत जी, पंडित जी हंस के कहते हैं कि जिन्हों की कमजोरी होती है, इनको अपने बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। जब मैंने वीडियो पर इसकी देखी थी ना, मुझे पता था कि इसको कैसे सूदना है। जब मैं यहाँ पर आया तो जो मैंने मंत्र पढ़े उससे इनके बच्चों को कैद कर लिया गया, और बस मैंने इसको इशारा किया कि अब भी छोड़ेगा कि नहीं, अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर उसका असर देख लेना, और वो जल्दी से छोड़कर भाग गया। अब इससे पहले वो अपने बच्चों को छुड़ा कर यहाँ तक आएगा, मैंने जो करना कर देना। वो रहीम के गले में एक धागा डालते हैं, मेरे गले में, निशांत के गले में भी एक धागा डालते हैं, और कहते हैं कि ये गलती से भी गले से उतरना नहीं चाहिए। जितना इसको कस के बांधना है, जितना इसको टाइट करना है कर लो, लेकिन ये कभी गले से उतरता नहीं चाहिए। जितनी देर ये गले में रहेगा उतनी देर तक ये महफूज रहोगे तुम दोनों, तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकेगा। और ये बात सच भी होगी, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है। ये दोनों बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर उस बेचारे रहीम की जान जाते जाते बची, इनकी जान भी बच गई, और ये दोनों परिवार आज भी उन भगत जी का, पंडित जी का शुक्रिया अदा करते हैं। तो कई बार बहुत बड़ी समस्या जो दिखती है उसका हल बड़ा आसान होता है, बस किसी का ध्यान नहीं जाता। ऐसा नहीं है वो मौलवी या वो बाकी पंडित जी कर नहीं सकते थे, बस जिसे कहते हैं ना कि डॉक्टर की नज़र पैनी नज़र, वैसे ही भक्तों की, पंडितों की भी पैनी नज़र होती है, मौलवियों की भी पैनी नज़र होती है। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जाने से पहले एक बार फिर से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। कान्हा जी आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ सबसे आपको भरपूर करें। इसी के साथ चलते हैं आज के एपिसोड में। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।